So today we start with Roganik Viman, the 7th chapter of Viman Sthan. What we are going to learn in Roganik Viman is Vyadhi Samuha ke prakar, the types of Vyadhis, then Manas Dosh and Sharir Dosh and the Prakop Karan of the Dosh. We are going to learn something about Agni and we are going to learn what Chikitsa should be given in which type of Prakriti. Prakriti is a concept which we very well know. शुक्रार्थवस्थे जन्मादो विषेणे व विषय क्रमे, मतलब जो जन्म से उत्पन्न होती है वो प्रकृति है. So these four topics we are going to learn. We have already learned part of them in other subjects also. So let us start. व्याधि के प्रकार उन्होंने पहले बताए हैं. व्याधि के उन्होंने 5 प्रकार, 5 भेद से प्रकार किए हैं. तो टोटल 10 प्रकार बताए हैं उन्होंने व्याधि के. साध्यत्व भेद. साध्यत्व मतलब क्या ये व्याधि ट्रीटेबल है या नॉट ट्रीटेबल है, वेदर दिस व्याधि इज क्योरेबल और नॉट क्योरेबल. तो साध्यत्व भेद से व्याधि के 2 प्रकार, साध्य और असाध्य. ये आपने फर्स्ट ईयर से ये दोनों चीजें पढ़ रहे हैं आप, साध्य व्याधि और असाध्य व्याधि. साध्य व्याधि वो होती है जो कम लक्षणों में उत्पन्न होती है, बलवान रुग्ण में उत्पन्न होती है, कम कारणों से उत्पन्न होती है, ज़्यादा अंदर या कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गन में उत्पन्न नहीं होती, वो साध्य व्याधि है. जैसे सर्दी है, खांसी है, ये सब साध्य व्याधि है. असाध्य व्याधि मतलब वो व्याधियां जो साध्य नहीं है, क्यूरेबल नहीं है. इसके फिर से 2 प्रकार उन्होंने किए हैं जो आपको पता है. एक याप्य है, एक प्रत्याख्येय है. याप्य मतलब जो कंट्रोलेबल है और प्रत्याख्येय मतलब जो कंट्रोलेबल भी नहीं है, जिसको हम धीरे 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 वी आर गोइंग टू डिटीरियोरेट विद द व्याधि. तो साध्यत्व भेद से 2 प्रकार, साध्य और असाध्य. बल भेद से 2 प्रकार, मृदु और दारुण. मृदु का मतलब जो अल्पबली व्याधि है, जो ज़्यादा लक्षण नहीं देती या ज़्यादा कारणों से उत्पन्न नहीं होती है, तो वो मृदु व्याधि कहलाई जाती है. और दारुण मतलब महाबली व्याधि जो अपने सभी लक्षणों को क्लियर करती है, सभी लक्षणों को प्रस्तुत करती है और जो बहुत सारे कारणों से उत्पन्न होती है, वो दारुण व्याधि. अधिष्ठान भेद से फिर से उन्होंने 2 प्रकार किए हैं, शारीर और मानस. शरीर के दोष प्रकुपित होकर जब शरीर के धातुओं को दुष्ट करते हैं, तब वो शारीर व्याधि कहलाई जाती है. ठीक है, मतलब जैसे एसिडिटी है तो पित्त बढ़ गया, आमाशय को दूषित कर लिया, आमाशय में उष्णता आ गई, तो वो शारीर व्याधि है. मानस व्याधि मतलब जब मन के दोष या शरीर के दोष मन में जाके लक्षण उत्पन्न करते हैं, वो मानस व्याधि है. इसके जो लक्षण दिखते हैं ये मानसिक लक्षण ज़्यादा होते हैं. तो मानस व्याधि जैसे उन्माद है या फिर मद है, तो ये सब व्याधियां जो हैं ये मानस व्याधि हैं, क्योंकि इनके लक्षण मन में दिखते हैं, शरीर में कम दिखते हैं या नहीं दिखते. तो अधिष्ठान भेद से 2 प्रकार हो गए. कारण भेद से 2 प्रकार, एक तो दोषज व्याधि जो शरीर के अंदर दोष प्रकोप होने की वजह से धातु वैषम्य निर्माण करती है. जैसे फिर से हम, जैसे शोथ है, तो मेरे शरीर में कफ बढ़ा है जिससे मेरा हार्ट वीक हो गया है, मेरा सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा, तो मुझे पाँव में सूजन आ गई, दैट इज पादशोथ. दोषज व्याधि है ये. क्यों? क्योंकि इसका जो उद्गम है, जो उगम है, जो द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द व्याधि इज फ्रॉम इनसाइड माई बॉडी. लेकिन वही अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेलते खेलते किसी ने मुझे जोर से मेरे पाँव पर टक्कर मार दी और मेरा पाँव सूज गया, तो दैट इज एन आगंतुज व्याधि जिसमें मेरे दोषों का कोई दोष नहीं था. मेरे दोष तो सब ठीक थे, मैं तो फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन फिर भी बाहरी कोई कारण से मेरे पाँव में सूजन आ गई, तो दैट इज एन आगंतुज व्याधि. फिर आशय भेद से आमाशय समुत्थ और पक्वाशय समुत्थ. पक्वाशय सबको पता है, पक्वाशय इज अ स्थान ऑफ वात.
तो पक्वाशय से उद्गम होने वाले या पक्वाशय में जिसकी संप्राप्ति कारण होती है, वात प्रकोप जिसमें इम्पॉर्टेंट है, वो पक्वाशय समुत्थ व्याधि होती है। और आमाशय मतलब ऊपर का पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आमाशय समुत्थ, आमाशय किसका स्थान है? आमाशय और ग्रहणी कफ और पित्त के स्थान है। तो आमाशय समुत्थ व्याधि जो है वो ज्यादा करके कफ पित्तज व्याधि होते हैं। तो जिस व्याधि की संप्राप्ति आमाशय से चालू होती है वो आमाशय समुत्थ व्याधि है। ज्यादा करके कफ और पित्तज व्याधि आते हैं। जबकि जिसकी संप्राप्ति पक्वाशय से चालू होती है वो पक्वाशय समुत्थ, समुत्थ मतलब उत्पन्न होने वाले, तो पक्वाशय समुत्थ व्याधि होती है जो ज्यादा करके वातज व्याधियां होती है। तो लक्षण भेद से व्याधि एक है या अनेक है? क्योंकि सभी व्याधियों में शरीर को तकलीफ होती है। तो रुजा साधर्म्य मतलब तकलीफ होना, ये सभी व्याधियों में कॉमन है। तो हम सभी व्याधियों को या तो एक तरफ रख सकते हैं या तो उनके अलग अलग लक्षणों से बांट सकते हैं कि जिसमें द्रवमल होके तकलीफ हो रही है वो अतिसार है, जिसमें खांसी आके तकलीफ हो रही है वो कास है, जिसमें एसिडिटी होके तकलीफ हो रही है वो आम्ल पित्त है। तो या तो हम एक व्याधि मान सकते हैं कि एक ही शरीर में वही 3 दोषों से वही 7 धातुओं को तकलीफ दे रही है, तो सभी व्याधियों को हम रुजा साधर्म्य से एक ही व्याधि पकड़ सकते हैं या एक ही जगह हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर उनके अलग अलग अनेकतम लक्षणों से उनको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो व्याधि के प्रकार हम गिन भी सकते हैं, जैसे अष्टोदरीय है। अष्टोदरीय अध्याय में उन्होंने व्याधि के प्रकार बताए हैं। 8 प्रकार के उदर हैं, 5 प्रकार के श्वास हैं, 5 प्रकार की हिक्का है। तो ये अलग अलग प्रकार से उन्होंने व्याधि के प्रकार गिनाए हैं। या फिर जैसे महारोगाध्याय में उन्होंने बताया है कि वात के अनगिनत व्याधियां हैं, जिसमें भी दर्द ये सिम्टम है, जिसमें भी वेपतु मतलब ट्रेमर्स ये सिम्टम है, जिसमें भी खंज ये सिम्टम है, पांगुल्य ये सिम्टम है, तो वो वातज व्याधि है। तो उन्होंने जितने सिम्टम होते हैं उतने प्रकार की व्याधियां बता दी। तो व्याधियां हम गिन भी सकते हैं, जैसे कफज है, पित्तज है, वातज है, सन्निपातज है, तो हम वो गिन लेते हैं। और जैसे महारोगाध्याय में उन्होंने बताया कि ये वात के सिम्टम्स हैं और इन सिम्टम्स से आने वाली कोई भी व्याधि वातज व्याधि पकड़ी जा सकती है। हम हर व्याधि का नाम नहीं दे सकते। तो व्याधि हम गिन भी सकते हैं और व्याधियां अनगिनत भी हो सकती है। अब यहाँ ध्यान रखने की चीज ये है कि ये इतना चीज को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? वाई दे आर कॉम्प्लिकेटिंग द मैटर सो मच? हमको एक ही तरह, मतलब वो ये भी बोल सकते थे कि वातज पित्तज कफज है, ठीक है, तो वातज को ये चिकित्सा दो, पित्तज को ये चिकित्सा दो, कफज को ये चिकित्सा दो। लेकिन ये कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि एक प्रकार की व्याधि भी हो सकती है, अनेक प्रकार की व्याधियां भी हो सकती है, गिन भी सकते हैं, नहीं भी गिन सकते? कॉम्प्लिकेट करने का हेतु यहाँ ये है कि वैद्य को ये समझे कि तरतम भाव हर व्याधि में होते हैं। जैसे जैसे अगर मेरे पास कोई शोथ का पेशेंट आया, सूजन का, और वो शोथ जो है वो हल्का है, मृदु है, ज़्यादा कड़क नहीं है, उसके ऊपर चमड़ी में कोई भी तकलीफ नहीं हुई है, और वही दूसरा शोथ का पेशेंट आया, दोनों भी कफज शोथ ही हैं, लेकिन दूसरा जो शोथ है उसमें वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं है, तो इसीलिए ठंडा पड़ा हुआ है, पाँव भारी हुआ हुआ है, मतलब गौरव है पाँव में। नहीं तो आप सोचेंगे पाँव भारी हो गया तो दूसरा कुछ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गौरव है, स्किन जाड़ी हो गई है। तो दोनों भी कफज शोथ हैं, लेकिन लक्षणों के तारतम्य से जिसमें गौरव ज़्यादा है, जिसमें स्किन जाड़ी हो गई है, जिसमें स्किन काली हो गई है,
वो ज्यादा कफ के प्रकोप से होने वाला शोथ है। तो भले दोनों कफज शोथ हैं, लेकिन एक सीवियर है, दारुण है, एक मृदु है। तो उस हिसाब से हमारी ट्रीटमेंट भी बदल जाएगी। तो इसीलिए वो हमको ये एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं कि हर रुग्ण जो है, उसके सिम्टम्स, उसके निदान, उसके कारण, व्याधि के लक्षण, इनके हिसाब से चिकित्सा में वैधर्म्य आ सकता है। अलग अलग प्रकार की चिकित्सा एक ही टाइप के कफज शोथ में ही, एक ही टाइप के शोथ में ही दो अलग अलग प्रकार की चिकित्सा हो सकती है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समझ में नहीं आया या कोई डाउट है? ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया, वैसे अग्निवेश ने वापस एक प्रश्न पूछा कि एक ही व्याधि गिनी भी सकती है और नहीं भी गिनी जा सकती, ऐसा कैसे हो सकता है सर? तो तब अत्रेय पुनर्वसु ने उसको कहा कि निदान के दृष्टिकोण से वो संख्येय है। मतलब शोथ कितने प्रकार के हैं? शोथ है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और द्विदोषज। तो इतने प्रकार के शोथ हैं। और ये किस प्रकार से निदान के दृष्टिकोण से है कि क्या ये कफज शोथ है या वातज शोथ है या द्विदोषज है या सन्निपातज है, ये निदान के दृष्टिकोण से हमने संख्या में बांध लिया। लेकिन चिकित्सा के दृष्टिकोण से इसको अपरिसंख्येय बताया है। जैसे ज्वर है, अब पित्त ज्वर किसी को हल्का आ सकता है, किसी को तीव्र आ सकता है। पित्त ज्वर में किसी को सिर्फ ज्वर छोड़ के बाकी लक्षण दिख सकते हैं, किसी को बाकी लक्षण नहीं दिख सकते। तो जैसा जिसका लक्षण है वैसी उसकी चिकित्सा हो जाएगी। ज्वर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इस चैप्टर में। तो जैसा जिसका ज्वर है वैसी उसकी चिकित्सा हो जाएगी। तो निदान के दृष्टिकोण से भले ये पित्त ज्वर ही है, लेकिन चिकित्सा के दृष्टिकोण से ये पित्त ज्वर का उस पेशेंट का स्पेसिफिक कंडीशन है। तो हर व्याधि हर पेशेंट में अलग है। नॉट ओनली दिस, एक ही पेशेंट एक ही चीज के लिए दो बार अगर आता है तो वो दोनों व्याधियां अलग अलग हो सकती है। तो निदान के दृष्टिकोण से संख्येय और चिकित्सा के दृष्टिकोण से अपरिसंख्येय बताया है। ओके, तो अब हम चलते हैं शारीर और मानस दोष पे। शारीर दोषों का उन्होंने यहाँ वर्णन नहीं किया है, क्योंकि शारीर दोषों का उन्होंने ऑलरेडी सूत्रस्थान के पहले अध्याय में वर्णन कर दिया है। वहाँ उन्होंने मानस दोष का भी वर्णन किया है, लेकिन वो पासिंग रेफरेंस है, तो इसीलिए मानस दोषों का वर्णन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मन के दोष, दो दोष होते हैं, रज और तम। रज और तम दो मन के दोष हैं। इनसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोहा नहीं मोह, ईर्ष्या, मद, मद नहीं मद, मत्सर, शोक, चिंता, उद्वेग, भय, हर्ष। अब यहां तक उन्होंने बताया ये सब मानसिक सिम्टम्स है। देखो, काम मतलब इच्छा या मैथुन करने की इच्छा या कोई भी इच्छा। क्रोध, गुस्सा। लोभ, लोभ मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा। मोह, मोह मतलब किसी चीज को अपनाने की इच्छा। ईर्ष्या, ईर्ष्या और मत्सर। ईर्ष्या और मत्सर मतलब किसी चीज से जलन। ईर्ष्या मतलब किसी को कंपटीशन। मद, मद मतलब ईगो। शोक, शोक मतलब डिप्रेशन। चिंता मतलब टेंशन। उद्वेग इरिटेशन। भय डर। और हर्ष बहुत खुशी। अब बहुत खुशी रोग क्यों हुआ? कारण ये है कि जिसमें भी मन के दोष अपना बैलेंस खो देते हैं वो रोग है। जब तक मैं बैठा हूं, मेरे सामने आप पालक की सब्जी लाके दो तो भी मैं खुशी से खाता हूं, और रसगुल्ले लाके दो तो भी मैं खुशी से खाता हूं। तो मुझे हर्ष नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं रसगुल्ला देखता हूँ, मेरे मन में बहुत लाल टपक लगने लगती है, मन में बहुत खुशी होने लगती है। तो ये हर्ष है। इसीलिए हर्ष को भी रोग बताया है।
उसके बाद उन्होंने शारीर रोग भी बताए हैं मानस दोषों में, जैसे अतिसार। अतिसार में आगे जाके आप पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान में, भयज अतिसार नाम का एक अतिसार का प्रकार है, शोकज अतिसार, भयज अतिसार। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो मानसिक दोषों से उत्पन्न होती हैं। शोथ, सूजन, शोष, शरीर का सूख जाना, मेह, प्रमेह मतलब डायबिटीज, स्ट्रेस डायबिटीज नाम का एक चीज अभी अभी रिसेंटली मतलब हो गए उसको 30-40 साल, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत रिसेंटली, क्योंकि हमारा तो पूरा हिस्ट्री 10,000 साल का है। तो स्ट्रेस डायबिटीज नाम का एक डायबिटीज, बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं उनका शुगर शूटअप हो जाता है, जैसे ही घर आ जाते हैं शुगर नॉर्मल आ जाता है। तो दिस इज नोन एज स्ट्रेस डायबिटीज। कुष्ठ मतलब स्किन डिसीज, मन का और स्किन का बहुत घना संबंध है, तो इसलिए कुष्ठ आदि व्याधियां भी मानस दोष से उत्पन्न हो सकती हैं। तो what they have highlighted here is that all diseases are psychosomatic, मतलब they might have their origin in the soma and express themselves in the psyche, that is man, or they might have their origin in the psyche and express them in the soma, that is the body. दोष प्रकोप के उन्होंने 3 कारण बताए हैं, ये तीनों कारण हमको बाय हार्ट है, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग का मतलब हमारे इंद्रियों से जो हमारे इंद्रियों के लिए असात्म्य है, अच्छा नहीं है, उसके साथ हम संयोग करते हैं। जैसे डायबिटीज के पेशेंट का गुलाब जाम खाना, या फिर जिसकी नज़र धुंधली है, वो नज़र धुंधली वाले ने बार बार सुई में धागा डालने की कोशिश करना, तो ये असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग। प्रज्ञापराध मतलब हमको जो चीज़ें मालूम है हमारे लिए अच्छी नहीं है वो चीज़ें करना। और परिणाम मतलब काल के हेतु से, या तो पूर्व जन्म से या तो इस जन्म के हेतु से, काल जिसमें हेतु है जो हमारे हाथ में ज़्यादा नहीं होता, वो परिणाम से उत्पन्न होने वाला दोष प्रकोप है। दोष प्रकोप से असंख्येयत्व आता है। तो उनका कहना है कि ये जो असंख्येयत्व मैंने बताया ये दोष प्रकोप से आता है। अब दोष प्रकोप से असंख्येयत्व क्यों आता है? क्योंकि कारण अलग अलग हैं, अलग अलग कारणों से दोष के अलग अलग गुण विशिएट होते हैं या प्रकुपित होते हैं। जैसे मैंने हरी मिर्ची खा ली तो पित्त का उष्ण गुण प्रकुपित हो गया। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो पित्त का लघु गुण प्रकुपित हो गया। तो जो बिना खाए जिनको चक्कर आ जाती है वो लघु गुण प्रकोप से चक्कर आ जाती है। जो मिर्ची खाने या ज़्यादा तीखा खाने के बाद चक्कर आ जाती है वो तीक्ष्ण उष्ण गुण के कारण चक्कर, डिसीज वही है चक्कर आना, भ्रम, लेकिन कारण अलग अलग हैं, तो गुण भी पित्त के अलग अलग प्रकुपित हुए हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। दूसरा, अलग अलग धातुओं को दूषित करते हैं। अब वात प्रकोपित हो गया, वात प्रकोप पक्वाशयोत्थ व्याधि, वात का प्रकोप हो गया, या जो 45 के बाद ज़्यादा करके फीमेल्स में होना चालू हो जाता है, कि जिसमें वात प्रकोप हो जाता है, डाइजेशन कम हो जाता है और एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। एब्जॉर्प्शन कम हो जाने के बाद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और बोन्स लूज या सुशीर मतलब पोरस होना चालू हो जाते हैं। तो वात प्रकोप जब अस्थि धातु में चला जाता है तो अलग सिम्टम उत्पन्न कर लेता है। यही वात अगर यंग किसी आदमी में प्रकोपित हो गया और उसके मसल में जाके बैठ गया तो मस्कुलर पेन उत्पन्न कर लेता है। तो दोष वही है, लेकिन जिस धातु में जाके बैठता है या जिस धातु को दूषित करता है उस हिसाब से अलग अलग सिम्टम आते हैं। इसीलिए भी दोष प्रकोप असंख्येय हैं, इसीलिए भी रोग असंख्येय हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि ये जो दोष हैं, मन के 2 और शरीर के 3, ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। मतलब
वात प्रकोप से रज प्रकोप भी हो सकता है, पित्त प्रकोप से तम प्रकोप भी हो सकता है। वात और पित्त एक साथ प्रकोपित हो गए, संसर्ग हो गया। तीनों दोष एक साथ प्रकोपित हो गए, निपात हो गया। तो ये मिक्सचर जो है ये भी अपने खुद के कुछ लक्षण बताता है। तो जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो संसर्ग और सन्निपात हो जाता है। तो इसीलिए भी दोष प्रकोप अपरिसंख्येय है और इसीलिए भी व्याधियां अपरिसंख्येय है। ठीक है। आई नो आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट, बट अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। मैं फास्ट सिर्फ इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है, या तो चरक में या तो अष्टांग हृदय में। ओके, तो दोष प्रकोप से असंख्यत्व में कोई डाउट नहीं है। वी विल गो फर्दर। अनुबंध्य और अनुबंध ये व्याधि के प्रकार हैं। अब ये व्याधि के प्रकार अनुबंध्य और अनुबंध क्यों किए उन्होंने? अनुबंध्य मतलब प्रमुख रोग, जो स्व कारण से प्रकोपित हो गया, जिसके लक्षण क्लियर कट दिख रहे हैं और जो उसकी क्रिया से शांत होने वाला है। जैसे जैसे हम पकड़े राजयक्ष्मा, तो राजयक्ष्मा में वात ज्यादा प्रकोपित होता है। वात प्रकोपित होकर पित्त और कफ को भी प्रकोप कर लेता है। फिर वो दोनों जाके प्राण व स्रोतस में बैठ जाते हैं। अन्न व स्रोतस में एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। बहुत सारी खांसी उत्पन्न होती है। ये खून आने लगता है खांसी से, और रोगी जो है वो पतला होना चालू हो जाता है, वजन कम होना चालू हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए राजयक्ष्मा जो है ये प्रमुख रोग है। राजयक्ष्मा में हमने देखा षड रूप राजयक्ष्मा, एकादश रूप राजयक्ष्मा, दो प्रकार के राजयक्ष्मा देखे। तो उसमें ज्वर भी है, एकादश रूप में भी ज्वर है, षड रूप में भी ज्वर है। तो ज्वर जो है वो यहाँ अनुबंध है, गौण रोग है। सिर्फ ज्वर आगे आएगा तो वो अनुबंध्य है, प्रमुख रोग है। लेकिन राजयक्ष्मा के साथ आने वाला जो ज्वर है वो अनुबंध है, गौण रोग है, क्योंकि उस ज्वर की हमको चिकित्सा नहीं करनी पड़ती। वो ज्वर प्रकोप, वो ज्वर में दोष प्रकोप जो है वो खुद के कारण से नहीं हुए। राजयक्ष्मा में आने वाले ज्वर में हम लघु चिकित्सा नहीं देते, हम गुरु चिकित्सा देते हैं। ऐसी चिकित्सा जिससे वात शांत हो जाए, जबकि ज्वर में चिकित्सा लघु देने को बोली है। तो पर कारण से प्रकोपित हुआ हुआ रोग अनिश्चित लक्षण, मतलब उसमें ज्वर जो आता है वो निश्चितता से नहीं आता, कोई दिन आएगा कोई दिन नहीं आएगा। तो अनिश्चित लक्षण से आता है और बिना ज्वर की क्रिया किए प्रमुख रोग की क्रिया करने पे जो शांत हो जाता है वो अनुबंध है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। स्व कारण से प्रकोप होने वाला, निश्चित लक्षण दृष्ट मतलब निश्चित लक्षण दिखाने वाला, और स्वक्रिया से शांत होने वाला, मतलब जिसकी चिकित्सा देने से वो रोग शांत हो जाएगा, तो वो प्रमुख रोग है जिसको अनुबंध्य कहते हैं। राजयक्ष्मा में आने वाला ज्वर जो है वो गौण रोग है, उसको अनुबंध कहते हैं। जो पर कारण से प्रकोपित हुए हुए दोषों की वजह से हुआ है, वो ज्वर किस लिए आया है? राजयक्ष्मा में जो दोष प्रकोप हुआ है उसके वजह से आया है। अनिश्चित लक्षण है, लक्षण क्लियर नहीं है, रोज नहीं आते, कभी आते हैं कभी नहीं आते, सेम सिवियरिटी नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कितना भी ज्वर की चिकित्सा दोगे उस ज्वर को, ज्वर शांत नहीं होगा, क्योंकि वो राजयक्ष्मा की चिकित्सा का अपेक्षा रखता है। उसको राजयक्ष्मा की चिकित्सा जरूरी है, तब वो ज्वर शांत होगा। तो ये 3 मेन लक्षण है, मेन कारण है अनुबंध्य और अनुबंध में डिफरेंस के लिए। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया? ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड ईयर में इसका यूज होगा, चिकित्सा में भी और पंचकर्म में भी। किसी को कोई डाउट? ओके, तो अब उन्होंने अग्नि के बारे में बताया। अग्नि पे भी हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि अग्नि हमको पता है, हमने अष्टांग में भी पढ़ी हुई है और क्रिया में भी पढ़ी हुई है।
तो उन्होंने कहा कि 4 प्रकार की अग्नियां होती है। ग्रहणी स्थान में जो दोष आक्रांत है वैसे अग्नि होती है। अब यहाँ आक्रांत का मतलब प्रकुपित नहीं, आक्रांत का अर्थ प्रकुपित नहीं होता। आक्रांत का अर्थ जिसकी बहुलता है या जिसका आधिक्य है, उस प्रकार से अग्नि होती है। तो कौन से 4 प्रकार की अग्नि? तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, समाग्नि और विषमाग्नि। तो सम धातु की समाग्नि, कफ की मंदाग्नि, पित्त की तीक्ष्णाग्नि और वायु की विषमाग्नि। ठीक है, तो तीक्ष्णाग्नि को उन्होंने कहा है सर्व अपचार सहा। आप कोई भी चीज डालोगे तो वो पचा देगी, कुछ भी कितना भी गुरु डालोगे आप पचा देगी। जबकि उसके उल्टा मंद है, आप लघु डालोगे तो भी वो पचाने का कोशिश करेगी, सोचेगी इसको पचाऊं या नहीं पचाऊं। तो मंदाग्नि वाले को ज्यादा भूख नहीं लगती, तीक्ष्णाग्नि वाला हमेशा, मतलब अब समोसा खा के आया, फिर डब्बा खोला, डब्बा खा लिया, शाम को 4 बजे वापस जाके कैंटीन में चाय समोसा खा लिया, फिर घर जाके खाना खा लिया, ये तीक्ष्णाग्नि है। और सर्व अपचार सहा मतलब उसको तकलीफ कुछ नहीं हो रही, सर्व अपचार सहा कुछ भी डालो वो सब पचा देती। ठीक है, समाग्नि जो है ये सम भोजन से कोई तकलीफ नहीं होती है। जब तक आप सम प्रमाण में, सम मात्रा में, सम द्रव्य का भोजन दे रहे हो, तब तक समाग्नि वाले को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप कम या ज्यादा प्रमाण में असम, विषम भोजन दोगे तो उसको तकलीफ चालू हो जाएगी। उसके उल्टा विषमाग्नि है। विषमाग्नि में आप कभी सम दे दो तो भी तकलीफ हो जाएगी, और कभी विषम अन्न दे दो तो भी तकलीफ नहीं होगी। तो विषमाग्नि ये समाग्नि के उलट है, मंदाग्नि ये तीक्ष्णाग्नि के उलट है। तो ये अग्नि हो गई। अब वो आते हैं प्रकृति पे। प्रकृति मतलब दोष बहुल होके भी, जो होके भी जो प्राकृत अवस्था में रहती है वो प्रकृति है। मतलब क्या है? अब आपके क्लास में कोई व्यक्ति है जो बड़बड़ करता रहता है, जो दूसरे को ट्रबल करता रहता है, जो सबसे तेज दौड़ता है, जो सबसे ऊंचा है, या फिर वात बहुल सभी सिम्टम्स उसमें नजर आते हैं, लेकिन फिर भी उसको कोई वात का रोग नहीं है। ना उसको कोई सांधा दर्द कर रहा है, ना उसको कहीं मसल में पेन है, ना उसको चक्कर आती है, वात का कोई भी रोग नहीं है, लेकिन वात बाहुल्य के सभी लक्षण उसमें दिखते हैं। तो जब तक ये बहुलता है, जब तक ये बाहुल्य है, तब तक हम उसको प्रकृति मानते हैं। और जैसे ही ये प्रकृति रोग की तरफ झुक जाती है, वैसे हम उसको विकृति मानते हैं। तो ये प्रकृति और विकृति में अंतर है। प्रकृति के व्यक्तियों को उन दोषों के रोग बलवान रूप में होते हैं। देखो, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस वातज रोग है, जिसमें वात जाके संधियों में बैठ जाता है बुढ़ापे में, और संधियों को, संधि नहीं, अस्थियों में बैठ जाता है और अस्थियों को मृदु कर देता है, पोरस कर देता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस किस में कॉमन है? वात प्रकृति के लोगों में कॉमन है, क्योंकि जैसे उनकी प्रकृति जो है वो विकृति की तरफ झुक जाती है। उनकी प्रकृति क्या थी? वात प्रकृति। अब वो विकृति की तरफ झुक गई, तो वात की बहुलता उनमें शुरुआत से है, तो इसीलिए ज्यादा इजीली वात रोग पकड़ लेते हैं उनको। पित्त प्रकृति वाले को पित्त रोग पकड़ लेते हैं, कफ प्रकृति वाले को कफ रोग पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए प्रकृति को जानकर उसकी तरह आहार विहार का सेवन करना चाहिए, ताकि अग्नि सम रहे और शरीर निरोगी रहे। तो इसका मतलब जो वात प्रकृति वाले हैं, उनको खाना ऐसे खाना चाहिए जिससे वात जो है वो क्षमावस्था में रहे, मतलब कम रहे। उनको अपने दोष को बढ़ने से रोकने की हमेशा विचार करना चाहिए। कफ प्रकृति वाले जो हैं वो जल्दी मोटे हो जाते हैं, क्योंकि मंदाग्नि है, पचता नहीं है, धातुओं का पाक अच्छी तरह से नहीं होता।
तो कफ प्रकृति वाले जल्दी मोटे हो जाते हैं। तो इसीलिए कफ प्रकृति वालों को ध्यान रखना चाहिए कि मैं कफ प्रकृति वाला हूं, तो मुझे कफ को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो इसीलिए प्रकृति और विकृति में ये अंतर है, और प्रकृति को समझ के हमको उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो 1 मिनट बचा है, अब किसी को डाउट है तो बोल दीजिए, नहीं तो वी विल कंटिन्यू द मीटिंग फर्दर। 3 स्लाइड और बचे हैं। किसी को कोई डाउट है, प्लीज लॉग इन अगेन विद द सेम लिंक।